everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So my dear class 9 students, आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 OpenOffice.org राइटर फर्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक को। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 की शुरुआत हम कर चुके हैं जिसमें ओपन ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर होता क्या है, किस लिए यूज किया जाता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, इसे कैसे आपको स्टार्ट करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, कैसे आप इस पर काम कर सकते हो, मींस कि इसके क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं, यहां तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। होप आप सभी ने वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियोस की, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि पहले जब आप वीडियोस देख लोगे तभी आप आज का टॉपिक अच्छे से समझ पाओगे। राइट, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में आपको सारे कंपोनेंट्स बता दिए थे कि जैसे ही आप ओपन ऑफिस राइटर को ओपन करते हो तो स्क्रीन पे आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स दिखते हैं। अब आज के इस वीडियो में इन कंपोनेंट्स को यूज कैसे करना है टू क्रिएट ओपन सेव डॉक्यूमेंट्स इन राइटर। यस स्टूडेंट्स, राइटर में यदि आपको डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, सेव करना है, ओपन करना है, एग्जिट करना है, सो इसके लिए आप किन टूल्स का यूज करते हो, क्या स्टेप्स फॉलो करते हो, कितने तरीके से आप ये काम कर सकते हो, इसे डिटेल में समझने वाले हैं। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी वीडियो आपको देखना है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हो, स्टेप समझ सकते हो और फिर इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। राइट, दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9 मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि सीबीएसई, हिंदी इंग्लिश मीडियम, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो इसी अच्छी बात से शुरुआत कर लेते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें हम जानेंगे कि ओपन ऑफिस राइटर में आप कैसे किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर पाओगे, उसे सेव कर पाओगे, डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करना है ना। सो ओपन ऑफिस जो राइटर है वो विज़विक, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट प्रोग्राम है। मतलब मैं क्या बोल रही हूं कि ओपन ऑफिस जो राइटर है वो एक विज़विक प्रोग्राम है। अब इस विज़विक का फुल फॉर्म देखो, WYSIWYG, इन शॉर्ट इसे हम विज़विक कहेंगे। ठीक है, तो W का मतलब व्हाट, Y का मतलब यू, S का मतलब C, इस का मतलब I एंड W का मतलब अगेन व्हाट, Y इज यू एंड G इज गेट। तो व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, ओके, ये बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसमें आपको जैसा स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट दिख रहा है, एग्जैक्टली वैसा डॉक्यूमेंट आप ले सकते हो, एग्जैक्टली वैसा डॉक्यूमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हो आफ्टर प्रिंटिंग। आई बात समझ में? मींस कि जिस तरीके का डॉक्यूमेंट आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा, सेम वैसा का वैसा ही डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट होने के बाद भी दिखेगा। व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन इज गेट यू आफ्टर प्रिंटिंग। Okay, so that is the screen shows you exactly how your document will look when you print it out। वही लाइन लिखी हुई है कि स्क्रीन आपको बताती है कि स्क्रीन पे जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है प्रिंट होने के बाद भी एग्जैक्टली वैसा ही दिखने वाला है ना। सो इसलिए हम बेसिकली वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। तो यहां पे हम ओपन ऑफिस राइटर का यूज कर रहे हैं, जो अपाचे फाउंडेशन, अपाचे जो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन कंपनी है उसका एक बेसिकली ऑफिस टूल है जिसमें आपको राइटर, कैल्क, इंप्रेस ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में आगे आने वाले यूनिट चैप्टर्स में पढ़ना है। ठीक है, तो राइटर फर्स्ट में अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया ये मैं आपको बता चुकी हूं। होप आप सभी ने वीडियोस देखे होंगे। अब आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आप कैसे कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जब भी आपको क्रिएट करना होता है ओपन ऑफिस राइटर में, तो हम यहां पर किस टूल का यूज करते हैं, किस मेन्यू का यूज करते हैं, फाइल मेन्यू का यूज करते हैं। फाइल मेन्यू की मदद से ही आप कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर एक टास्क को करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं, तो आप यहां पर फाइल को क्रिएट करने के लिए, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ना सिर्फ फाइल मेन्यू बल्कि इसके अलावा भी कुछ और टूल्स हैं जिनका यूज कर सकते हो। कीबोर्ड की कुछ शॉर्टकट कीज हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। तो वर्ड कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज को भी सपोर्ट करता है। तो कितने तरीके से आप ओपन ऑफिस राइटर में कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो, आइए अब जानते हैं। वो सारे तरीके आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपसे एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं। सो सिलेक्ट द ऑप्शन फाइल फ्रॉम द मेन्यू बार, है ना। अब ये आपको अच्छे से पता है क्या कि ओपन ऑफिस राइटर में ओपन ऑफिस राइटर में बेसिकली कितने कंपोनेंट होते हैं। तो एक बार एक नजर जरा हम कंपोनेंट पे डाल लें, है ना, फिर उसके बाद में आपको सारी चीजें ना अच्छे से समझ में आ जानी है। क्या बताया मैंने, एक बार हम पहले कंपोनेंट के बारे में
समझ लेते हैं, राइट, कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो मैं यहां पर बात कर रही हूं ओपन ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर की, है ना। तो ओपन ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करना है पहले तो ये जान लो भाई। तो स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है, किस पर, स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, है ना, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो ओपन ऑफिस ORG ऑफिस टूल्स आपको दिखने लगेगा, ओपन ऑफिस राइटर दिखने लगेगा, इस पर क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके का स्क्रीन आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक। अब स्टार्ट करने के और भी तरीके हो सकते हैं, सर्च बार में टाइप करके कर सकते हो एक्सेस, रिसेंटली ओपन प्रोग्राम से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप जो प्रोग्राम्स मेन्यू है जहां रिसेंटली एप्लीकेशंस आपने एक्सेस किया हुआ है वहां से भी आप इसे एक्सेस इजीली कर सकते हो, है ना। सो 2-3 तरीके होते हैं किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के। अब जैसे ही आपने ओपन ऑफिस राइटर पे क्लिक किया तो आपको यहां पे क्या विजिबल होगा, आपको यहां पर बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट विजिबल होंगे। जैसे मैं सपोज सबसे पहले जिस टूल की बात करूं वो क्या है, वो है टाइटल बार। कौन सा टूल है ये, टाइटल बार, जिसमें आपको क्या दिखेगा, यहां ओपन ऑफिस का लोगो दिखेगा और इसके पास में आपको यहां पे क्या दिखेगा, अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ दिखेगा, अनटाइटल्ड 1, देन ओपन ऑफिस राइटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम, और साथ ही राइट साइड में आपको इस तरीके से कंट्रोल बॉक्स दिखेगा, है ना। तो ऐसा कुछ आपको शो होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं टाइटल बार, इसे हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। तो एक क्विक रिवीजन मैं आपको यहां पे दे रही हूं, बहुत ध्यान से इस चीज को अच्छे से समझ लेना। उसी के जस्ट बाद आपको क्या विजिबल होता है, जरा जल्दी से बता दो। उसी के जस्ट बाद हमें विजिबल होता है मेन्यू बार। कौन सी बार, मेन्यू बार। इसे क्या कहते हैं हम, मेन्यू बार कहते हैं। अब मेन्यू बार में क्या होते हैं, मेन्यू बार में मेन्यूज होते हैं, बोलो जल्दी, है ना। मेन्यू बार में क्या होते हैं, मेन्यूज होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ऐसे कुछ मेन्यूज आपने देखे होंगे। यदि आपने ओपन ऑफिस को इंस्टॉल कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है अपने सिस्टम में, तो पहली जो स्क्रीन ओपन होगी ओपन ऑफिस राइटर की वो ऐसी ही कुछ ओपन हुई होगी, है ना, राइट। चलिए आफ्टर दिस हमने क्या देखा, यहां पर मेन्यू बार के बाद एक टूल बार होती है, क्या होती है, एक टूल बार होती है, और उसी के बाद एक और टूल बार होती है, ठीक है। 2 टूल बार मैम यहां प्रेजेंट होती है। तो मैं पहले पहली टूल बार की बात कर लूं तो पहली टूल बार को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, याद रखना अच्छे से, ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार में आपको क्या दिखेंगे, स्टैंडर्ड टूल बार में आपको डिफरेंट टूल्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे, डिफरेंट टूल्स। जैसे कि मैंने बोला आपको क्या नई फाइल ओपन करना है ना, या फिर आपको ओपन करना है पहले से एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, या फिर आपको कॉपी करना है, अंडू रिडू करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है ना, आपको फाइल को प्रिंट करवाना है, ये प्रिंटर लगा हुआ, ऐसे कुछ टूल्स आपको स्टैंडर्ड टूल बार में मिल जाएंगे। वहीं सेकंड टूल बार की यदि मैं बात करूं तो सेकंड टूल बार होती है दैट इज फॉर्मेटिंग टूल बार। कौन सी टूल बार होती है ये, फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। ध्यान रखना 2 टूल बार यहां प्रेजेंट होती है, एक स्टैंडर्ड और दूसरी फॉर्मेटिंग टूल बार। आई बात समझ में, ग्रीन कलर ही यूज कर लें, है ना। अब फॉर्मेटिंग टूल बार में आपको क्या मिल जाएंगे, फॉर्मेट से रिलेटेड सारे टूल्स मिल जाएंगे। फॉर्मेट से रिलेटेड टूल्स जैसे सपोज यहां पे आपको शो होगा क्या, यहां पे आपको शो होगा कि आप टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट्स का यूज कर रहे हो, कौन से फॉन्ट्स का यूज कर रहे हो, फॉन्ट का साइज कितना रखना है ना, 20 फॉन्ट का साइज रखना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को, कुछ अलाइनमेंट आपको सेट करना है इस तरीके से, ठीक है, सेंटर लेफ्ट वगैरह, लाइन स्पेसिंग वगैरह सेट करना है। तो ऐसे कुछ आपको टूल्स फॉर्मेटिंग टूल बार में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना तो हमें अच्छे से समझ में आ गया मैम, ये चीजें हमने देखी भी है, हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए उसी के जस्ट बाद क्या विजिबल होता है, उसी के जस्ट बाद आपको यहां पे विजिबल होती है एक स्केल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं यहां, जिसे हम यहां कहते हैं रूलर्स। क्या कहते हैं हम यहां पे, रूलर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एरिया आ गया रूलर्स वाला। अब रूलर्स कैसे होती है जल्दी बता दूं। अब रूलर्स बेसिकली बिल्कुल आपके स्केल के जैसी होती है। कैसी होती है, रूलर्स आपके स्केल के जैसी होती है, ठीक है। यहां पे बना होता है एक डमरू का साइन। कैसा साइन यहां पे बना होता है, ऐसा इस तरीके का एक डमरू यहां बना होता है ना। देखा है कि नहीं देखा है, जल्दी से बता दो जरा,
देखा है ना, ऐसा कुछ डमरू यहाँ पे बना होता है, ठीक है, ये उल्टा सीधा बन गया मुझसे, कोई बात नहीं। बाकी स्केल कुछ ऐसी होती है, ठीक है, स्केल कुछ ऐसी ही होती है जैसे आपकी स्केल होती है ना नॉर्मल, इसी तरीके से ये स्केल होती है जिसे हम रूलर कहते हैं, ठीक है, और ये दोनों साइड होती है, दोनों साइड ये स्केल आपको देखने को मिलेगी। तो इस रूलर का क्या काम होता है मैम, इस रूलर का जल्दी बता दो क्या काम होता है। इस रूलर का काम होता है बेसिकली टैब, स्टॉप्स, मार्जिन, इंडेंटेशन सेट करना। अब वो कैसे, वो भी आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों रूलर हो गए। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर, इसे हम कहते हैं वर्टिकल रूलर, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट एरिया। क्या आता है इसके बाद, डॉक्यूमेंट एरिया। एग्जैक्टली जहां पे आपको क्या करना है, एग्जैक्टली जहां पे आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये कुछ आपका डॉक्यूमेंट एरिया होगा जहां मैं अब ड्रॉ करने वाली हूं। ध्यान से देखना, ये क्या कहलाएगा, आपका डॉक्यूमेंट एरिया कहलाएगा। ओके, दिस इज अबाउट योर डॉक्यूमेंट एरिया। इसके भी पहले हमने दो चीजें और डिस्कस की थी, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। आई बात समझ में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार के बारे में भी तो बात की थी मैंने, याद आ रहा है कि भूल गए हो, जल्दी बताओ, याद आ रहा है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार के बारे में भी मैंने बात की थी। कुछ इस तरीके से इसमें हम बोलेंगे कि स्लाइडर होता है जिससे आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इस डॉक्यूमेंट को मूव करवा सकते हो। और इस डॉक्यूमेंट पे एक ब्लैक कलर का कर्सर होता है जो ब्लिंक कर रहा होता है, जहां से आप टेक्स्ट को लिखना शुरू करते हो। और सबसे बॉटम पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे बॉटम पे आपको यहाँ पे एक बार दिखेगी जिसे हम क्या कहते हैं, सबसे बॉटम पे आपको यहाँ पे एक बार दिखेगी जिसे हम कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं सबसे बॉटम वाली बार को, स्टेटस बार कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटस बार। तो ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। ये क्या हो गए, आपके स्क्रॉल बार्स हो गई, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स, ठीक है। तो ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। ऐसा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आपको आ सकता है। ये मैंने क्यों इतनी मेहनत से यहाँ पर ड्रॉ किया आपके लिए, समझ लो ये चीज। ये डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है ना। लॉन्ग आंसर में आपसे पूछ सकते हैं कि ओपन ऑफिस राइटर का जो स्क्रीन है, डॉक्यूमेंटेशन स्क्रीन है, विंडो है, वो ड्रॉ करके बताओ। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको ड्रॉ भी करना है। मैंने तो बहुत थोड़ा रफ तरीके से ड्रॉ किया है, आप इसे और थोड़ा सजा धजा के ड्रॉ कर सकते हो, बट क्विकली यदि ड्रॉ करना है तो आप ऐसे इसे ड्रॉ कर सकते हो। अब स्टेटस बार में क्या क्या चीजें होती हैं, तो स्टेटस बार की भी तो चीजें लिख दो ना भाई, क्या क्या होता है स्टेटस बार में, क्या क्या दिखता है आपको। सो स्टेटस बार में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पेज दिखता है कि कौन से पेज पे आप काम कर रहे हो। ये दिख नहीं रहा ना कलर, ठीक है, चलो स्टेटस बार में हम व्हाइट कलर से ही लिख देते हैं, है ना। सपोज आपने डॉक्यूमेंट का 4th पेज ओपन किया हुआ है, 10 पेज आपने बना दिए, कितने लाइन आपने यहाँ क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। साथ ही कौन सी लैंग्वेज में आप क्रिएट कर रहे हो, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे जूम स्लाइडर होता है, ठीक है, इस तरीके से जूम स्लाइडर होता है। यहाँ 100% जूम इन लिखा होता है। यहाँ कुछ व्यूज होते हैं डॉक्यूमेंट के, एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टेटस बार, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो जब आपको एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है तो आपको जिस मेन्यू पे क्लिक करना होता है वो मेन्यू कौन सा होता है, वो ये फाइल मेन्यू होता है। कौन सा मेन्यू होता है, फाइल मेन्यू होता है, ठीक है। अब वही स्टेप्स मैं आपको यहां बताने वाली हूं कि जैसे ही आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हो, किस मेन्यू पे, फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हो, तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाती है। क्या खुल जाती है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाती है जहां पे एक ऑप्शन होता है न्यू। क्या होता है, न्यू ऑप्शन। तो फाइल मेन्यू पे न्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, फाइल मेन्यू के न्यू पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक नया डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपको यहाँ पे ये विजिबल हो रहा है ना, इसी तरीके से एक नया डॉक्यूमेंट आपको शो होगा। ओके, आई बात समझ में। क्या करने पर, जैसे ही आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हो वैसे ही, ठीक है, जैसे ही आपने इस फाइल मेन्यू पे क्लिक किया तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहां पे ओपन होगी। क्या ओपन होगी, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहां पे ओपन होगी। और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में, है ना, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप देखना यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू, दूसरा मिलेगा यहाँ ओपन, सेव, ठीक है, सेव एज, प्रिंट, सेव एज, प्रिंट, ठीक है। ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको विजिबल होंगे। कब, जब आप इस फाइल मेन्यू पे क्लिक करोगे,
ठीक है। तो जैसे ही फाइल मेन्यू पे क्लिक करोगे तो ऐसे कुछ लिस्ट आपको ओपन हो जाएगी फाइल मेन्यू पे क्लिक करते से ही। इसमें आपको किसे सिलेक्ट करना है, इसमें आपको जिस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है वो कौन सी ऑप्शन होगा, न्यू ऑप्शन। तो न्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो ये तो पहला तरीका हुआ और स्टेप भी याद हो गई, फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, न्यू को सिलेक्ट कर लेना है तो नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक, अब यदि मैं बात करूं कि एक और कौन सा तरीका हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। तो और कौन से तरीके हो सकते हैं मैम, तो इसके अलावा आप यूज कर सकते हो यहां पर शॉर्टकट मेन्यू का भी। ठीक है, शॉर्टकट मेन्यू की जैसे मैं बात करूं, मैंने बताया आपको कि टूल बार में आपको ये जो दो टूल बार दिख रही है, स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग टूल बार, यहां पे आपको क्विकली एक्सेस करने के लिए टूल्स मिलते हैं। आपको फाइल मेन्यू में जाके न्यू पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली टूल को क्लिक करो और नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो कौन सा टूल है मैम जिससे हम नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो ये पहला टूल ही जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, कौन सा, ये जो पहला टूल आपको यहाँ विजिबल हो रहा है, ये नई फाइल क्रिएट करने के लिए होता है। ये नई फाइल को क्रिएट करने के लिए ही होता है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आप एक नई फाइल क्रिएट कर पाओगे। कैसा टूल होता है नई फाइल क्रिएट करने का, कुछ इस तरीके का एक फाइल जैसा टूल होता है। तो स्टैंडर्ड टूल बार के इस न्यू फाइल वाले आइकन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो नई फाइल क्रिएट हो जाएंगी। और तीसरा तरीका क्या होगा, तो तीसरा तरीका होगा कीबोर्ड की शॉर्टकट की। कीबोर्ड की एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। कौन सी, Ctrl+N। जैसे ही कंट्रोल और एन दोनों को साथ में प्रेस कर दोगे तो एक नया डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो तीन तरीके क्या बताए मैंने, फाइल मेन्यू में जाके न्यू पे क्लिक करना है, स्टैंडर्ड टूल बार का पहला न्यू वाला ऑप्शन उस पे क्लिक कर देना है, और यदि ऑप्शन में परेशानी जा रही हो कौन सा न्यू है समझ नहीं आ रहा है, आइकन आपको याद नहीं है, तो माउस का जो कर्सर होता है ना, वो जैसे ही इस पर लेकर जाओगे माउस का कर्सर, तो यहां नीचे न्यू लिखा हुआ दिख जाएगा। माउस कर्सर जैसे ही लेकर जाओगे तो न्यू लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनमें से कौन सा टूल है जो नई फाइल क्रिएट करने के लिए यूज होता है। तो स्टैंडर्ड टूल बार से डायरेक्ट आइकन पे क्लिक कर दो, है ना, आपको फाइल मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप न्यू पे क्लिक कर दो। और ये भी नहीं करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल और एन प्रेस कर दोगे तो नया डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो ये तीन तरीके हैं नई फाइल को क्रिएट करने के जो यहां लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं, सिलेक्ट दी, क्या लिखे हैं, बहुत ध्यान से समझना, क्या लिखे हैं, सिलेक्ट दी ऑप्शन फाइल फ्रॉम मेन्यू बार। मेन्यू बार से फाइल को सिलेक्ट कर लेना और ड्रॉप डाउन मेन्यू विल बी डिस्प्लेड। तो ये देखो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले होगा, ठीक है। फ्रॉम दिस मेन्यू, इस मेन्यू से चूज द ऑप्शन न्यू, किस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, फाइल के बाद न्यू को सिलेक्ट कर लेना, द न्यू सब मेन्यू विल बी डिस्प्लेड। न्यू का भी एक सब मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा। अब उसमें आपको सर्च करना है कि आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या आपको कौन सी नई फाइल क्रिएट करना है। तो न्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो इसके फिर फर्दर कुछ सब मेन्यू ओपन हो जाएंगे लिस्ट के फॉर्मेट में। अब यदि आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो यहां से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना। तो फ्रॉम द सब मेन्यू सिलेक्ट द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन एंड प्रेस Ctrl+N, है ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया, या तो ऐसा करो या फिर आप Ctrl+N को भी प्रेस कर सकते हो। अ न्यू डॉक्यूमेंट विंडो विल बी डिस्प्लेड फॉर यू टू एंटर योर टेक्स्ट। आ गई बात समझ में। अब एग्जाम में यदि क्वेश्चन आया हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, तो आंसर क्या लिख कर आओगे, यही लिख कर आओगे कि देयर आर 3 वेज टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। आपको 2 ही बताइए, तीसरी मैंने बता दी है। पहला तो आप क्या करो, फाइल में जाके न्यू पे जाके क्लिक करोगे और यहां से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लोगे। दूसरा Ctrl+N का यूज कर लेना। तीसरा स्टैंडर्ड टूल बार में जो मैंने बताया अभी कि इस स्टैंडर्ड टूल बार में भी आपको न्यू ऑप्शन मिल जाएगा, स्टैंडर्ड टूल बार में भी आपको ये न्यू ऑप्शन मिल जाएगा, इसका भी यूज आप कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़े। देखो लिखा हुआ है यहां पर भी, ठीक है। सो अल्टरनेटिवली यू कैन आइदर क्लिक न्यू डॉक्यूमेंट आइकन और ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार और प्रेस Ctrl+N शॉर्टकट की, दोनों लिखा हुआ है। इसके बाद वो लाइन भी लिखी हुई है जो मैं आपको बता रही हूं, तीसरा तरीका भी कि स्टैंडर्ड टूल बार से भी आप न्यू डॉक्यूमेंट आइकन पर, न्यू डॉक्यूमेंट बटन पर भी क्लिक कर सकते हो या आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो। सो वंस यू हैव गॉट इनटू योर वर्क स्पेस यू कैन स्टार्ट टाइपिंग एंड एंटर टेक्स्ट। जैसे ही आपके पास में नया डॉक्यूमेंट दिखेगा तो इस तरीके से देखो, फाइल पे क्लिक करोगे, नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा और यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट पे फिर अपना टेक्स्ट लिखना शुरू कर सकते हो। दिख रहा है आपको ये हेलो वर्ड लिखा हुआ है, बस अब आपको अपना टेक्स्ट लिख देना है ना। ब्लैक कलर का आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, ये आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, इस तरीके से आप आगे टेक्स्ट लिख सकते हो।
नया डॉक्यूमेंट जैसे ही क्रिएट होगा वैसे ही। ओके चलिए, तो ये तो हमें समझ में आ गया मैम कि न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है। नाउ व्हाट इज टेक्स्ट एरिया। तो ये जो आपको ब्लैंक कलर का डॉक्यूमेंट दिखता है ना, ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखता है, जो आपको व्हाइट कलर का ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखता है, जैसे मैंने ये बताया आपको, है ना। तो ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये क्या कहला रहा है, ये स्पेस क्या है, यही आपका एक्चुअल में टेक्स्ट एरिया है। क्या है ये स्पेस? आपका टेक्स्ट एरिया है। ठीक है, ध्यान से समझो, यही स्पेस आपका टेक्स्ट एरिया है, जहां पे आप एक्चुअल में अपने टेक्स्ट को एंटर करोगे। सपोज कीबोर्ड से आपने यहाँ पे लिखा हेलो एवरीवन, ठीक है, एंड इस तरीके से फिर आप अपने कंटेंट को यहाँ पर लिख पाओगे। सो दिस इज अबाउट टेक्स्ट एरिया। ठीक है, जो नया डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया उसमें आप कंटेंट को इस तरीके से लिख सकते हो। सो द एरिया वेयर यू राइट और टाइप द टेक्स्ट इज द टेक्स्ट एरिया। वो एरिया जहां पे आप अपने टेक्स्ट को लिखते हो, टाइप करते हो, दिस इज अबाउट टेक्स्ट एरिया। ऑब्जर्व दी माउस पॉइंटर, बस यहाँ पे आपको माउस का पॉइंटर जो कर्सर है उससे ऑब्जर्व करना होता है, वो जहां प्लेस होगा उसी जगह से आप लिखना शुरू करोगे। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे माउस का पॉइंटर कहाँ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि माउस का पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो अब जब भी आप लिखोगे सी के आगे से आप लिखोगे। आई बात समझ में? तो इस ब्लैंक एरिया में, ये जो ब्लैंक एरिया होता है, यहाँ पे लिखना कहाँ से शुरू करना है, ऐसा एक माउस पॉइंटर होता है जिसे हम कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर। इस माउस पॉइंटर के थ्रू ही आपको पता चलता है कि डॉक्यूमेंट के किस एरिया से लिखना शुरू करना है। ठीक, तो द पॉइंटर बिकम्स एंड आई बीम, और वो कैसा दिखता है? इस तरीके से दिखता है, देखो हल्का सा ऐसा आई जैसा होता है। ठीक है, जो कर्सर होता है ना जहां से लिखना शुरू करते हो, वो कुछ ऐसा आई जैसा होता है, जैसे आई बीम कहते हैं। ठीक है, व्हेन इट इज विद इन द टेक्स्ट, व्हेन इट इज विद इन द टेक्स्ट एरिया, when you move it outside the text area it becomes an arrow। जब ये टेक्स्ट एरिया में रहेगा, मीन्स जब इस तरीके से ये टेक्स्ट एरिया में होगा तो आपको इस तरीके का दिखेगा, आई बीम टाइप का। जैसे ही आप पॉइंटर को बाहर मूव करोगे तो एरो टाइप का पॉइंटर आपको दिखने लगेगा। तो जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन का यूज करते हो, जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन का यूज करते हो तो यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे जो कर्सर है ना, जब आप लिख रहे हो तो कर्सर आपको इस तरीके से आई बीम जैसा दिखेगा, जहां से लिखना शुरू करना है वहां इस तरीके का दिखेगा। लेकिन जैसे ही आपने कर्सर बाहर मूव किया, माउस का पॉइंटर बाहर मूव किया, तो वो माउस पॉइंटर आपको इस तरीके का एरो जैसा दिखने लगेगा। कैसा माउस पॉइंटर दिखेगा? एरो जैसा। किसी भी ऑप्शन पे ले जाओगे तो वो एरो के साथ ही शो होगा, लेकिन जैसे डॉक्यूमेंटेशन एरिया पे लाओगे तो कर्सर इस तरीके से आई बीम जैसा शो होगा। ठीक है, आई बात समझ में अच्छे से? चलिए, तो इतना भी हमें अच्छे से समझ में आ गया मैम कि कर्सर जो है वो दो टाइप से आपको डॉक्यूमेंट एरिया पे दिखेगा। दो कौन से टाइप हुए? एक तो एरो वाला टाइप हुआ, जब अदर देन डॉक्यूमेंट एरिया के बाहर होगा, आउटसाइड डॉक्यूमेंट एरिया होगा तो एरो जैसा पॉइंटर होगा, और डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर यदि माउस पॉइंटर होगा तो आई बीम टाइप, मतलब एक कर्सर के पॉइंट में ब्लिंक करता हुआ शो होगा। चलिए, तो टेक्स्ट एरिया समझ में आ गया, जहां से आपको एक्चुअली डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखना शुरू करना है। नाउ वर्ड रैप एंड एंटर की, अब इसका क्या मतलब है? वर्ड रैप एंड एंटर की, जरा ध्यान से इसको समझना है ना कि ये होते क्या है। तो ये डॉक्यूमेंट में सपोज मैं ये कंटेंट इरेज कर देती हूँ, अब मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखती हूँ, है ना, बहुत ध्यान से समझना। सपोज मैं कंप्यूटर के बारे में लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वर्ड पूरा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, देखो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड पूरा नहीं आ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर वर्ड रैप का मतलब ये है कि यहाँ पे यदि वो वर्ड पूरा नहीं आ रहा है तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली नीचे वाली लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। मींस कि कंप्यूटर इजन लिखा, कर्सर यहां ब्लिंक कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक लिखना शुरू किया तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यहां नहीं आया, तो कर्सर यहां से हटके कहां ब्लिंक होने लगेगा? अब कर्सर आपका यहां से हटके ब्लिंक होने लगेगा, कहां पर? कर्सर आपका यहां से हटके ब्लिंक होने लगेगा यहां पर, जहां पे फिर आप इलेक्ट्रॉनिक लिख पाओगे। ठीक है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट, सिमिलरली दैट यहां पर नहीं आ रहा है। ठीक है, हम क्या मान रहे हैं कि दैट यहां पे नहीं आ रहा है, यहां पे प्रॉपर स्पेस नहीं है दैट लिखने की, तो अगेन कर्सर यहां पे जो ब्लिंक हो रहा था वो अब नीचे ब्लिंक होगा नेक्स्ट लाइन पे। आपको एंटर प्रेस नहीं करना पड़ रहा है, यहां ध्यान रखना, आप जो भी कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यहां नहीं आ रहा था तो उसके लिए आपने एंटर प्रेस नहीं किया है, ऑटोमेटिकली पॉइंटर नीचे मूव करने लग गया। ठीक है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट लिखने की स्पेस नहीं थी तो ऑटोमेटिकली पॉइंटर नीचे मूव करने लग गया, मैंने यहां एंटर प्रेस नहीं किया, है ना। सो यहां पे अब हम लिखेंगे दैट कंबाइंस विथ या कंप्राइजेस विथ, है ना, हार्डवेयर। अब सपोज यहां हार्डवेयर लिखने की कोशिश कर रही हूं, हार्डवेयर नहीं आ रहा है, तो यहां मुझे एंटर प्रेस नहीं करना है, कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे मूव करेगा, जहां मैं लिखूंगी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
आ गई बात समझ में? सो ये क्या है, आप जो यहां पे टाइप कर रहे हो है ना, डॉक्यूमेंट के एंड में यदि वो वर्ड नहीं फिल हो रहा है तो यहां पे जो पॉइंटर है, जो कर्सर है, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जा रहा है, आपको एंटर दबाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपकी लाइन एंड हो रही है पर आपको एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऑटोमेटिकली वो वर्ड नीचे से शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये वर्ड नीचे से शुरू हो जाएगा। तो इस फीचर को हम वर्ड के वर्ड रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड रैप कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड रैप फीचर का यूज कब कर रहे हो आप? बेसिकली ये वर्ड रैप फीचर ऑटोमेटिकली यूज होता है जब आप कुछ भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे टाइप करते हो। सो ऑन अ टाइपराइटर व्हेनेवर यू वांट टू एंड अ लाइन यू नीड टू हिट द रिटर्न की। यदि हम बात करें किसकी? टाइपराइटर की। यदि हम बात कर रहे हैं टाइपराइटर की, टाइपराइटर पता है ना अच्छे से, जो ओल्ड डिवाइस हुआ करता था, तो टाइपराइटर पे सपोज ये टाइपराइटर पे आप कोई पेज टाइप कर रहे हो, ये टाइपराइटर है, यहाँ कुछ कीज है, तो जैसे ही आपने कैरेक्टर लिखे और आपको नई लाइन से लिखना है तो यहां पे आपको रिटर्न की को प्रेस करना होता था, रिटर्न की को हिट करना होता था। ठीक है, ऐसा कुछ यहां पे लगा होता था एक, तो जैसे इस पे क्लिक करते थे तो ये इधर शिफ्ट होता था, फिर यहां से नई लाइन लिखते थे, फिर लिखते लिखते ये इधर आ जाता था, मैकेनिकल मूवमेंट बोल सकते इसको, फिर ये इधर शिफ्ट होता था, फिर नई लाइन आप लिखते थे, है ना। तो ऐसा टाइपराइटर में होता था, बट इस तरीके का कोई फीचर वर्ड प्रोसेसर में नहीं होता है। इन ओपन ऑफिस राइटर व्हेन अ वर्ड डजंट फिट ऑन अ लाइन, यदि कोई वर्ड एक लाइन में फिट नहीं होता है, इट ऑटोमेटिकली फ्लोज टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। यही मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि वर्ड में यदि कोई एक लाइन में वर्ड फिट नहीं होता है एंड में पहुंच के, तो वर्ड में ऑटोमेटिकली, ये जो राइटर का यूज कर रहे हो या वर्ड का भी यूज करते हो आप, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आपको एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है, और इस प्रोसेस को हम वर्ड में कहते हैं क्या? वर्ड रैप। क्या कहते हैं? वर्ड रैप कहते हैं। तो वर्ड रैप अच्छे से समझ में आ गया। अब वर्ड रैप सुनकर घबराना मत। ठीक है, रैप का मतलब क्या है यहां पर कि ओवरऑल डॉक्यूमेंट में जितना भी आप कैरेक्टर वर्ड्स लिखते हो, जो भी वर्ड आप लिख रहे हो, वो ओवरऑल डॉक्यूमेंट में प्रॉपर तरीके से, जितना उसका साइज है उस तरीके से अरेंज्ड हो जाते हैं। ठीक है, यदि कोई लाइन किसी वर्ड में नहीं, कोई लाइन में कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैन्युअली नहीं करना, ऑटोमेटिकली होगा, जिसे हम वर्ड रैप कहते हैं। ठीक है, सो हाउएवर यू डू नीड टू प्रेस एंटर टू, तो आपको यहां पर एंटर प्रेस करने की जरूरत फिर कब पड़ती है ये भी समझ लो। भाई एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही, अभी तक हमने ये देखा, लेकिन फिर आपको एंटर प्रेस करने की जरूरत कब पड़ती है? जब आप कोई कम वर्ड्स लिखते हो, किसी लाइन में आप शॉर्ट लाइन में लिखते हो। ठीक है, जैसे आप कुछ पॉइंट्स लिख रहे हो, क्या बोला, आपका ये डॉक्यूमेंट है और यहां पे आप कुछ 1 2 3 पॉइंट्स लिख रहे हो, है ना। सपोज मैंने पहले लिखा कंप्यूटर कंप्राइजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब आगे स्पेस बहुत सारी बची, पर मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, इतना ही कंटेंट है। तो एक शॉर्ट लाइन जब आपने प्रिपेयर करी तब आपको यहां पे एंटर प्रेस करना होगा, क्योंकि अब आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। तो एंटर प्रेस करने की कब जरूरत पड़ेगी? जब आप कोई शॉर्ट लाइन लिखते हो। ठीक है, उसी तरीके से मैंने सपोज यहां पे लिखा इनपुट डिवाइस, है ना। अब इनपुट डिवाइस के बाद मुझे आउटपुट डिवाइस नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो यहां पे मेरा वर्ड खत्म हो गया, तो एंटर प्रेस करके अब मैं लिखूंगी आउटपुट डिवाइस। आई बात समझ में? तो एंटर प्रेस करने की जरूरत कब पड़ रही है? जब आपका शॉर्ट लाइन है उसमें आपने कम कैरेक्टर्स लिखे हैं, मींस वन दैट डजंट रीच द राइट मार्जिन। आपका कंटेंट जब इस राइट मार्जिन की तरफ नहीं पहुंचता है, उसके पहले आपको एंटर प्रेस करने की जरूरत होती है। या फिर आपका कोई पैराग्राफ एंड हो गया हो, मींस या फिर आपका कोई पैराग्राफ एंड हो गया हो। अब पैराग्राफ एंड हो गया हो मींस व्हाट? सपोज मैंने यहां से कोई पैराग्राफ लिखना शुरू किया, है ना, कंप्यूटर इज एन, ये मैं पैराग्राफ लिखती चली जा रही हूं। अब मेरा पैराग्राफ यहां पे खत्म हो गया, तो ये मैं एंड तक तो पहुंची ही नहीं, तो यहीं पर पैराग्राफ खत्म हो गया, तो यहां मुझे करना पड़ेगा एंटर प्रेस। ठीक है, क्योंकि हम राइट मार्जिन तक नहीं पहुंच पाए और हमारा बीच में ही कंटेंट खत्म हो गया, पैराग्राफ एंड हो गया, तो अब आपको यहां पे एंटर प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। एंड लास्ट इज क्रिएट अ ब्लैंक लाइन। अब सपोज आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ना चाहते हो, फिर नया पैराग्राफ लिखना चाहते हो, तो जब आपको यहाँ पे लाइन ब्रेक करना है तब आप एक और एंटर प्रेस कर दो। क्लियर? तो आ गई बात समझ में कि वर्ड रैप में आपको एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, और एंटर प्रेस करना है तो आपको ये 3 कंडीशंस होती है जब आपको टेक्स्ट को टाइप करते समय एंटर प्रेस करना होता है। तो वर्ड रैप अच्छे से समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। अब ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या हुए, ध्यान से समझना, है ना। सपोज
क्या मान लो कि मैंने डॉक्यूमेंट में, है ना, मैंने डॉक्यूमेंट में क्या लिखा, मैंने यहां लिखा कंप्यूटर, ठीक है, फिर मैंने एक स्पेस दिया, यहां पर स्पेस बार से स्पेस देते हो आप लिखते समय, स्पेस देके मैंने थोड़ा लिखा इज, फिर मैंने यहां स्पेस दिया, फिर लिखा इज अ, फिर स्पेस दिया, फिर लिखा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, और यहां पे मैंने एंटर भी प्रेस नहीं किया है, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन में आया, फिर स्पेस दिया, फिर लिखा डिवाइस, ठीक है, फुल स्टॉप। सपोज मैंने ये लिखा, अब यहां पे देखो मैंने कितनी जगह स्पेस प्रेस किया है, 1 2 3 4, है ना, 4 टाइम मैंने स्पेस प्रेस किया है, ठीक है। अब जब मैं इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाऊंगी, ये जो मैंने लिखा है इसे जब मैं प्रिंट करवाऊंगी तो पेपर पर भी मुझे सेम एज इट इज दिखेगा। ये पेपर प्रिंट होने के बाद आ रहा है कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मुझे एज इट इज पेपर पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो जो हमने टाइप किया, हमने कंप्यूटर में COMPUTERISA ये सारी की को प्रेस किया था, तो ये तो सारी कीज दिखी, लेकिन मैंने स्पेस बार भी प्रेस किया, है ना, तो वो क्यों नहीं दिखी? ये जो स्पेस बार मैंने यहां प्रेस किया था वो पेज पर प्रिंट क्यों नहीं हुआ? आपने कभी सोचा है कि आप कुछ भी टाइप करते हो, आप कुछ भी टाइप करते हो पेपर में, डॉक्यूमेंट पे, तो आप स्पेस बार, कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट ऐसी कीज का यूज करते हो। अब कीबोर्ड की कीज तो क्लियर है ना, तो इन कीज का यूज करते हो, लेकिन ये पेज पर दिखती नहीं है, ये काम जरूर करती है लेकिन दिखती नहीं है। जैसे कंट्रोल एन प्रेस किया तो नया डॉक्यूमेंट खुल गया। सिमिलरली यहां पर आप देखो, आपने स्पेस बार की प्रेस की है 2-3 बार, लेकिन स्पेस बार की पेज पर प्रिंट होने के टाइम दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। डॉक्यूमेंट में लिखते भी टाइम दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। की तो प्रेस कर रहे हो पर उसको दिख नहीं रहा है, वो काम कर रही है, स्पेस लीव कर रही है लेकिन दिख नहीं रही है। तो इन्हें हम कहते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, जो पेपर पे प्रिंट होने के टाइम पर आपको कैरेक्टर नहीं दिखते हैं। COMPUTERISA ये वॉटेवर जो आपने कैरेक्टर्स प्रिंट किए वो तो सब दिख रहे हैं, लेकिन स्पेस बार नहीं दिख रहा है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। और यदि इन्हें आप विजिबल करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स भी दिखें, यहां पे स्पेस बार भी विजिबल हो, तो इसके लिए एक ऑप्शन यहां पर राइटर में अवेलेबल होता है जिसका हम यूज करते हैं। तो अच्छे से समझ लो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या हुए। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट स्पेस एंटर, ये जब आप प्रेस करते हो ना कीज, बैक स्पेस वगैरह, तो ये कीज आपको विजिबल नहीं होती है ना। जैसे आपको अल्फाबेटिकल कीज विजिबल होती है, न्यूमेरिक कीज विजिबल होती है ना, आप कुछ नंबर लिखते हो तो दिख जाते हैं, आप कुछ अपना नाम वगैरह लिखते हो तो जो कैरेक्टर है वो विजिबल हो जाते हैं, लेकिन स्पेस बार, एंटर, है ना, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ऐसी कुछ कीज का यूज करते हो तो वो आपको नहीं दिखती हैं, जिसे हम नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कहते हैं जब आप इसको प्रिंट करवाते हो, ठीक है। सो यू कैन चूज टू हैव ओपन ऑफिस राइटर डिस्प्ले अ number of special characters on the screen that show the places in the text where you pressed the space bar, the enter keys and the tab keys। तो स्पेस बार की, एंटर की, टैब कीज एक्सेट्रा, इस तरीके की जब कीज को आप यूज करते हो अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को टाइप करते समय, तो वो कीज आपको विजिबल नहीं होती है। और इन्हें यदि विजिबल करवाना है, इन्हें यदि शो करवाना है, यहाँ शो नहीं हो रही है ना, देखो यहाँ पे स्पेस बार शो नहीं हो रहा है, एंटर शो नहीं हो रहा है, यदि इन्हें शो करवाना है तो हम जिस टूल का यूज करते हैं वो शो और हाइड बटन होता है, ठीक है। वो क्या होता है वो देखेंगे। पहले यहाँ पे समझ लो कौन कौन से नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं। टैब कैरेक्टर ध्यान से समझ लो, इस डायग्राम में बताया हुआ है, ठीक है। देखो टैब कैरेक्टर जो होते हैं वो इस एरो से शो किए जाते हैं, है ना। जब आप इसको विजिबल करवाओगे डॉक्यूमेंट में तो टैब एरो से दिखेंगे, स्पेस आपको ऐसे डॉट से दिखेगी, पैराग्राफ कुछ इस तरीके से विजिबल होगा, पैराग्राफ जहां आपने बदला होगा ना वहां इस तरीके से दिखेगा, कुछ हिडन टेक्स्ट लिखा होगा तो वो ऐसे दिखेगा, हाइफन्स इस तरीके से दिखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है तो वो इस तरीके से दिखेगा। आई बात समझ में? ये कुछ हिडन कैरेक्टर्स होते हैं, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको जनरली डॉक्यूमेंट पे दिखते नहीं है, बट इन्हें आप देख सकते हो। आई बात समझ में? So these non-printing characters so called because they not appear on paper, क्योंकि ये पेपर पर प्रिंट होने के बाद या स्क्रीन पर भी आपको जनरली विजिबल नहीं होते हैं, इसलिए हम इन्हें नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। आर ऑफन यूजफुल टू सी, है ना, इनको आप देख सकते हो, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर वर्किंग विथ हैवीली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट, पर्टिकुलरली जब आपने बहुत अच्छा फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया हुआ है ना, एंड नीड टू कीप ट्रैक योर टैब्स, स्पेसेस, ब्लैंक लाइंस एंड सो ऑन।
और अब उस फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट में आप देखना चाहते हो आपने कितनी स्पेस प्रेस किया है, कितनी बार स्पेस बार की को प्रेस किया हुआ है, कितने आपने पैराग्राफ चेंज किए हैं, कितने आपने लाइन ब्रेक लगाए हैं, कितनी आपने ब्लैंक लाइन इंसर्ट की है एंटर की को प्रेस करके। यदि इन की स्ट्रोक को आप देखना चाहते हो तो वो आप देख सकते हो किसका यूज करके, शो और हाइड बटन का यूज करके। तो यहां पे हम जिसका यूज करते हैं वो शो हाइड बटन होता है, ठीक है। तो टू डिस्प्ले राइटर्स नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, यदि राइटर के नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवाना है सो यू क्लिक ऑन द शो हाइड बटन इन द स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। जो स्टैंडर्ड टूल बार होती है ना, यहां ध्यान से देखो, ये स्टैंडर्ड टूल बार है, इस स्टैंडर्ड टूल बार में आपको एक शो हाइड बटन भी दिखेगा। कैसा दिखेगा वो शो हाइड बटन, ध्यान से देख लो, कुछ इस तरीके से ये शो हाइड बटन दिखेगा, ठीक है। इस शो हाइड बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, इस शो हाइड बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहां जितनी स्पेसेस आपने दी हुई है ना, ध्यान से देखना इस लाइन में, ठीक है, यहां जितनी भी स्पेसेस आपने दी हैं वो सभी स्पेसेस पर डॉट दिखने लगेंगे। स्पेस किससे इंडिकेट हो रही है, डॉट से। जहां आपने एंटर प्रेस किया होगा वहां, सपोज यहां एंटर प्रेस किया हुआ है, ठीक है, तो एंटर का साइन इस तरीके से विजिबल होगा। जहां आपने पैराग्राफ खत्म किया है तो पैराग्राफ का साइन कुछ इस तरीके से विजिबल होगा। आई बात समझ में, जहां स्पेस दी है वहां स्पेस के 3-3 डॉट्स आपको दिखने लगेंगे। क्लियर हो रही मेरी बात अच्छे से। तो ऐसे आपको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स विजिबल हो जाएंगे। कब, जब आप शो हाइड बटन पे क्लिक करोगे। और इन्हें हाइड करना है तो क्या करोगे, वापस से उसी बटन पे क्लिक कर देना। इनको शो करवाना है तो इस पे क्लिक कर दिया, इन्हें हाइड करना है तो वापस क्लिक कर देना। तो ये सब बटन यहां से क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। जैसा पहले डॉक्यूमेंट था वैसा ही डॉक्यूमेंट आपको दिखने लगेगा। तो शो हाइड बटन का यूज कर सकते हो आप प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को देखने के लिए। सो ईच टाइम यू प्रेस्ड एंटर इन द प्रीवियस एक्टिविटी राइटर प्लेस द पैराग्राफ मार्क। जब भी आप एंटर प्रेस करते हो तो इस तरीके का पैराग्राफ मार्क आपको दिखने लगता है। ईच टाइम यू प्रेस द स्पेस बार, एंटर की में ऐसा दिखता है, स्पेस बार में आपको डॉट दिखने लगता है। तो ईच टाइम यू प्रेस द स्पेस बार राइटर प्लेस्ड अ स्पेस मार्क डॉट इन द डॉक्यूमेंट। फॉर ईच टैब की, यदि टैब की लगाते हो आप, टैब की का यूज करते हो तो राइटर टैब मार्क लगा देता है। तो ऐसे अलग अलग कीज पर अलग अलग मार्क अलॉटेड है, वो तभी दिखते हैं जब आप शो हाइड बटन का यूज करते हो। कैसे, तो एग्जाम्पल आपके सामने है। क्लिक ऑन द शो हाइड बटन अगेन, द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स आर हाइड अगेन। एक बार क्लिक करोगे तो शो हो जाएंगे, वापस से क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएंगे। नाउ क्लिक ऑन दिस बटन, टॉगल्स द डिस्प्लेस बिटवीन शो एंड हाइड मोड ऑल्सो। देखो ये बटन दिख रहा है, शो हाइड बटन विजिबल हो रहा है सभी को, वैसा ही है जैसे मैंने बताया अभी। कहां पर मिल रहा है, ये मेन्यू बार के जस्ट बाद, ध्यान से देखो, ये मेन्यू बार है, उसके जस्ट बाद आपको ये स्टैंडर्ड टूल बार दिख रही है और स्टैंडर्ड टूल बार में ये शो हाइड बटन आपको विजिबल हो रहा है। और अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपको डॉट बता रहा है, एक एक डॉट दिख रहा है ना, लिखा हुआ डॉट दिख रहा है। यहाँ टैब स्पेसेस दिख रहे हैं, ये टैब स्पेसेस है। यहाँ एंटर प्रेस हुआ है, पैराग्राफ खत्म हुआ है, यहाँ दूसरा पैराग्राफ खत्म हुआ है, पैराग्राफ का साइन, यहाँ टैब स्पेसेस, हर जगह आपको डॉट दिख रहा है। हर एक वर्ड के बीच में देखो आपको डॉट डॉट दिख रहा है जो स्पेस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जैसे ही इस शो हाइड बटन पे फिर से क्लिक करोगे तो ये सब साइंस दिखना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि एक कैरेक्टर्स आपको पेज पे प्रिंट करवाने हैं तो आप शो हाइड बटन को क्लिक करके कैरेक्टर्स पेज पे प्रिंट करवा सकते हो। और यदि इन्हें हाइड करना है, जो डिफॉल्ट हाइड होते हैं, डिफॉल्टली ये नहीं दिखते हैं, हाइड ही होते हैं, तो यदि हाइड करवाना है तो फिर से इस पे क्लिक कर सकते हो। तो आगे अच्छे से बात समझ में, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्लियर। इसका प्रैक्टिकल करके देख लेना। टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में आपको ये बटन दिख जाएगा। पहले कुछ टाइप करना, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, कुछ टाइप करना। टाइप करने के बाद में इस शो हाइड बटन पे क्लिक करना। तो जहां जहां आपने स्पेस, एंटर, टैब स्पेस का यूज किया होगा वहां वहां आपको कुछ कैरेक्टर्स दिखने लग जाएंगे। एक जादू जैसा होता है ये, ठीक है, बट एक्चुअली जादू नहीं होता है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर, सेविंग अ डॉक्यूमेंट। अब एक बार डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, उसमें टेक्स्ट ऐड कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद यदि आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना है फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है, ताकि बाद में भी आप अपने डॉक्यूमेंट को यूज कर सको। सो डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय यू एग्जिस्ट ओनली इन कंप्यूटर मेमोरी विच इज टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। जब आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे होते हो, एट द टाइम जब आप डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप कर रहे हो, डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे वो कहाँ स्टोर होता है, जरा जल्दी से बता दो। जब आप कंप्यूटर में कोई भी चीज एंटर कर रहे हो, किसी भी टाइप का डेटा एंटर कर रहे हो, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तो उतने टाइम वो डेटा बना रहता है रैम में। कहाँ पर बना रहता है,
रैम में बना होता है, ये हमें अच्छे से पता है ना। कहाँ डेटा एग्जिस्ट करता है? एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग रैम में रहता है, तो प्रोसेसर रैम से उसे एक्सेस करता है। लेकिन जब आप उस फाइल को, आपने फाइल क्रिएट कर ली, अब फ्यूचर यूज के लिए आप चाहते हो कि वो फाइल आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर हो जाए, तो आप क्या करोगे? उसे सेव कर देते हो। तो सेव होने के बाद वो फाइल कहाँ स्टोर हो जाती है? रैम से तो हट जाती है, तो वो फाइल आपकी परमानेंट स्टोरेज पर स्टोर हो जाती है। मींस यदि आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी है तो हार्ड डिस्क पे वो फाइल आपकी परमानेंटली स्टोर हो जाती है। तो दो स्टोरेज डिवाइसेस हमने पढ़े थे। रैम जो प्रोसेसिंग के टाइम पर जहां डेटा रहता है, जो प्रोसेसर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है, जब आपकी फाइल पे आप काम कर रहे हो तो वो रैम में स्टोर है, मींस टेम्परेरीली रैम में स्टोर होती है, ठीक है। और यदि आप उस फाइल को सेव कर देते हो, जब आप फाइल को क्रिएट करते हो, जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, एट दैट टाइम आपका डॉक्यूमेंट रैम में रहता है टेम्परेरीली। लेकिन जब आप उसे सेव कर देते हो तो वो रैम से हटके कहां सेव हो जाता है? हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। कैसे? परमानेंटली। आई बात समझ में इतनी अच्छे से? ये हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क क्या होता है। जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैंने ये डिटेल में समझाया हुआ है। At the time of execution, at the time of you working on any application software, जो भी डेटा रहता है वो रैम में स्टोर होता है क्योंकि प्रोसेसर उस पर प्रोसेसिंग कर रहा होता है। लेकिन जब आप उसे सेव कर देते हो तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है हार्ड डिस्क में। So for permanent storage, you must save the document as a file on hard disk और पेन ड्राइव, ठीक है। आप हार्ड डिस्क के साथ साथ उसे पेन ड्राइव में भी सेव करवा सकते हो। यदि कोई यूएसबी ड्राइव आपने कनेक्ट की है तो वहां भी। तो ये जो होते हैं आपके हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, ये सभी डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। अब कैसे सेव करना है, क्या स्टेप फॉलो करनी है? तो जैसे क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट को एक से ज्यादा तरीके होते हैं। डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के एक से ज्यादा तरीके देखिए, कंट्रोल एंड शॉर्टकट की, फाइल में जाके हमने न्यू ऑप्शन पे क्लिक किया था, या स्टैंडर्ड टूल बार से भी हमने न्यू ऑप्शन को क्लिक कर दिया था, न्यू ऑप्शन जो आइकन था उस पे। बिल्कुल वैसे सेव करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे ही सेव पे क्लिक करते हो तो इस तरीके का सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब फाइल को जब आप सेव कर रहे होते हो, डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे होते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट का नाम भी देना होता है ना। सो यहाँ पे आप देखो अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिखते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल नेम ना, तो इस फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स के आगे आपको फाइल का नाम लिखना होता है और एट लास्ट यहाँ पे सेव बटन होता है, इस पे क्लिक कर देना होता है, जिससे आपकी फाइल जो भी लोकेशन यहाँ पर सिलेक्टेड होगी, जो भी लोकेशन यहाँ सिलेक्टेड होगी, यहाँ पे लोकेशंस होती हैं सारी, ठीक है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, डेस्कटॉप, जो भी लोकेशन यहाँ सिलेक्टेड होगी उस जगह पर आपकी फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स की मदद से आप अपनी फाइल को सेव करवा सकते हो। कैसे? परमानेंटली, राइट। अब क्या स्टेप फॉलो करनी है, तो स्टेप में आपको बताती हूँ कौन सा टूल, कौन सा ऑप्शन यूज करना है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से अब आपको देखना है कि कौन से टूल का और कौन से ऑप्शन का हमें यूज करना है फाइल को सेव करवाने के लिए। सो क्लिक ऑन द ऑप्शन फाइल मेन्यू। अगेन फाइल मेन्यू बार से फाइल मेन्यू को ही सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट द ऑप्शन सेव एज और सेव फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। जैसे ही फाइल पे क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है जिसमें आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज ऑप्शंस दिखेंगे, तो वहां से आपको सेव एज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो डायलॉग बॉक्स अभी हमने देखा। डिपेंडिंग अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम इट में ओपन ए डिफरेंट सेव एज डायलॉग बॉक्स। अब जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हो वैसा डायलॉग बॉक्स विजिबल होता है। काम सभी का एक ही होता है। सेव एज का काम क्या होता है? फाइल को सेव करना है। बस डायलॉग बॉक्स में जो चीजें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब जैसे हम बात करें कि प्रीवियस जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे उसमें सेव एज डायलॉग बॉक्स जो अभी मैंने बताया वैसा हुआ करता था, ठीक है। कैसा? इस तरीके से। लेकिन अभी आप विंडोज 11 की यूज करते हो तो विंडोज 11 पे आपको पहले एक स्मॉल सा बॉक्स दिखता है, फिर फर्दर आपको कोई लोकेशन वगैरह सेट करनी है, फिर आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखता है ना। सो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। बस काम क्या करना है आपको? उस डायलॉग बॉक्स में अपनी फाइल का नाम, उसकी लोकेशन सेट करके सेव बटन पे क्लिक कर देना है। ये सब में एक जैसा होता है, ठीक है। नाउ टाइप द नेम ऑफ द न्यू फाइल। देखो वही टाइप द नेम ऑफ द न्यू फाइल इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में नाम लिख दो। क्लिक ऑन द सेव बटन टू कंप्लीट द प्रोसेस। फिर सेव बटन पे क्लिक कर दो। तो यही 4 स्टेप्स आपको भी एग्जाम में लिखकर आनी है। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ टू सेव डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव कैसे कर सकते हो, तो ये नॉर्मल सेव करने की स्टेप्स है। यदि आपको यहाँ पर फाइल पर जाकर सेव बटन पे क्लिक नहीं करना है, आप डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हो फ्रिक्वेंटली, तो इसके अलावा भी यहाँ 2 टूल होते हैं। जैसे मैं बात करूं, आप शॉर्टकट की Ctrl+S का यूज कर सकते हो। Ctrl+S से भी सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर आप स्टैंडर्ड टूल बार से, कौन सी?
स्टैंडर्ड टूल बार से, जैसे अभी हमने यहाँ पर न्यू का ऑप्शन देखा था ना, ऐसे यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन भी होता है, कुछ इस तरीके से सेव का ऑप्शन होता है। तो या तो आप कंट्रोल एस पे क्लिक कर दो या फिर इस सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो तीन तरीके हो गए, फाइल में जाकर सेव पर क्लिक करना है, कंट्रोल एस पर क्लिक करना है, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार से सेव बटन पर, सेव आइकन पे क्लिक कर देना है। तीनों स्टेप से सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, फिर वहां पे फाइल का नाम दे देना, फाइल का नाम देने के बाद में सेव पे क्लिक कर देना, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उस डिजायर्ड फाइल नेम से जो आपने दिया हुआ है उससे सेव हो जाएगा। कैसे? इस तरीके से सेव एज डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा। ध्यान से देखो, ठीक है, क्या करा हमने, फाइल पे गए, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक एक स्टेप आपको दी हुई है। फाइल पे गए, सेव या सेव एज पे क्लिक कर देना, जिसमें कंट्रोल एस का भी यूज कर सकते हो, देखो शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे कंट्रोल एस या फाइल में जाकर सेव एज पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का सेव एज डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। जहां पे आपको ये देखो फाइल का नाम देना है, अब फाइल का फॉर्मेट देखना, हम कौन सी फाइल क्रिएट कर रहे हैं जल्दी बता दो। हम जो फाइल क्रिएट कर रहे हैं वो फाइल है कौन सी, openoffice.org राइटर 1 की, मतलब ओपन ऑफिस राइटर का एक डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी फाइल आप क्रिएट करते हो, सपोज आपने फाइल का नाम दे दिया माय फाइल, इस नाम से आप अपनी फाइल को सेव करवाना चाहते हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, डॉट लगा के इसके आगे इसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। आपने फाइल का नाम तो ये दिया है, लेकिन ये माय फाइल किस टाइप की है, कौन से सॉफ्टवेयर में क्रिएटेड है, तो ये ओपन ऑफिस में क्रिएटेड है ना। तो ओपन ऑफिस की जो भी फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो एक्सटेंशन क्या होता है, ODT। क्या होता है, ODT। समझ लो, जैसे वर्ड में जब आप, MS वर्ड की बात बताती हूं मैं, MS वर्ड में जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, तो सपोज आपने सेम फाइल MS वर्ड में क्रिएट करी है, तो माई फाइल .docx इस नाम से आपको ये डॉक्यूमेंट दिखेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, ओपन ऑफिस की, किसकी बात करते हैं, ओपन ऑफिस राइटर की, तो यहां पर जो फाइल नेम का एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .odt। ओ मतलब ओपन ऑफिस और DT मतलब डॉक्यूमेंट, ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट है ये बेसिकली, ठीक है। माई फाइल नाम से जो आपने फाइल का नाम दिया है वो कैसा है, ODT, जो एक्सटेंशन शो कर रहा है कि वो एक ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट फाइल है, ओपन ऑफिस का एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। ओके, आगे बात समझ में, तो एक्सटेंशन ध्यान रखना है कि ओपन ऑफिस राइटर में जो भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हो, लेकिन जब उसको सेव करते हो तो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है, .odt। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है। एट लास्ट सपोज आपने यहाँ पे माई फाइल नाम दे दिया और किस एक्सटेंशन से सेव हो रही है आपकी फाइल, एक ओपन ऑफिस के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरह सेव हो रही है ना। देन सेव बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करोगे तो अब जो फाइल का नाम ऊपर अनटाइटल्ड वन शो हो रहा था वो अब आपको माय फाइल शो होगा। So by default, the new document will be saved as OpenOffice Writer document with an extension। किस extension से आपकी फाइल सेव हो रही है, .odt, मतलब Open Office Document है ना, Open Office Text Document। ओके, ODT is the extension। तो ये तो अभी हमने सिंपल सा तरीका देखा कि फाइल को यदि आपको नॉर्मली क्रिएट करने के बाद फ्यूचर यूज के लिए सेव करना है तो तीन तरीके से आप फाइल को सेव कर सकते हो। फाइल में जाके सेव ऑप्शन का यूज कर लेना, लिख देती हूं मैं यहाँ तीन तरीके। फाइल में जाके सेव पर क्लिक करो, या फिर आप Ctrl+S का यूज कर लो, या फिर आप इस तरीके का एक सेव एज का आइकन होता है, ठीक है, इस आइकन पे क्लिक कर दो। तीनों में से कोई भी एक एक्शन परफॉर्म करोगे तो ये सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और इस सेव एज डायलॉग बॉक्स में आपको फाइल का नाम देना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये कुछ फाइल को सेव करने के स्टेप्स हो गए जो सभी को जनरली आती है, बट लिखोगे क्या आंसर वो समझ में आ गया। एक से ज्यादा कौन कौन से तरीके होते हैं, तो ये तो नॉर्मली फाइल सेव किया। अब सपोज आपकी जो फाइल है वो आप चाहते हो कि सिर्फ आप ही एक्सेस करो और कोई यूजर मीन्स आपके घर में जो पर्सन से वो एक्सेस ना करें, आपका कोई फ्रेंड है वो एक्सेस ना करें, तो क्या करोगे, आप फाइल को पासवर्ड के साथ सेट कर दोगे। कैसे, फाइल को पासवर्ड के साथ सेट कर दो। तो अब जब भी कोई यूजर उस फाइल को ओपन करेगा तो पहले उसको पासवर्ड इनपुट करना होगा और फिर ही वो फाइल को ओपन कर पाएगा, है ना। और यदि पासवर्ड नहीं पता है तो फाइल ओपन नहीं होगी, पासवर्ड पता होगा तभी फाइल ओपन होगी। तो पासवर्ड तो सिर्फ आपको पता है तो आप पासवर्ड डाल के अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन कोई और यूजर यदि उसे पासवर्ड पता नहीं है, आपने पासवर्ड सेट किया हुआ है, तो वो फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, अनटिल जब तक उसे पासवर्ड पता नहीं होता है ना। तो इसके लिए क्या करना है,
इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करना है? सो इसके लिए भी वही सेम स्टेप्स आपको यूज करना है। फाइल में जाकर सेव पर या कंट्रोल एस या सेव बटन पे क्लिक कर दोगे, इस तरीके का सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, सेव एज डायलॉग बॉक्स में यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा। किस ऑप्शन की बात कर रही हूं मैं? आपने फाइल का नाम दे दिया, ठीक है, बहुत अच्छे से फाइल का नाम लिख दिया, माई फाइल, फर्स्ट फाइल, माई डॉक्यूमेंट, जो आपको लिखना है वो आपने लिख दिया। इसके जस्ट बाद सेव एज टाइप में ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट की फाइल है, .odt से सेव होना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको कुछ चेक बॉक्सेस दिखेंगे, दिख रहे हैं चेक बॉक्सेस, ऑटो एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ दिख रहा है पासवर्ड, एक पासवर्ड नाम का चेक बॉक्स दिख रहा है। इस पासवर्ड चेक बॉक्स को चेक कर देना, इस पासवर्ड चेक बॉक्स को चेक कर देना। जैसे ही इस पासवर्ड चेक बॉक्स को चेक करोगे तो क्या होगा, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको पासवर्ड एंटर करना होगा और पासवर्ड को फिर कंफर्म भी करवाना होगा। 2 बार पासवर्ड आपको एंटर करना होगा, एक बार आप पासवर्ड एंटर करोगे, दूसरी बार वही सेम पासवर्ड को कंफर्म करोगे। तो जैसे ही आपने पासवर्ड एंटर किया, ओके करा और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना। ये पासवर्ड चेक बॉक्स पे चेक करने के बाद, पासवर्ड एंटर करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना। जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे तो अब जो आपका डॉक्यूमेंट होगा ना, अब जो आपका डॉक्यूमेंट फाइल होगा, वो डॉक्यूमेंट फाइल जब भी, ये सपोज आपका डॉक्यूमेंट है, अब ये डॉक्यूमेंट जब भी ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, पहले पासवर्ड लिखना होगा। अब यदि आप सही पासवर्ड लिख देते हो तो आपकी फाइल आप एक्सेस कर पाओगे, नहीं तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो जो अनऑथोराइज्ड यूजर होते हैं, जिन्हें परमिशन नहीं होती है ना, उनको यदि आपको अपनी फाइल शो नहीं करवानी है तो आप सेव करते टाइम, आप फाइल को सेव करते टाइम पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इतना भी अच्छे से समझ में आ गया। ये मान के चलो कि आपको पासवर्ड सेट नहीं करना है, हर कोई यूजर आपकी फाइल को एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसमें चेंजेस नहीं कर सकता है। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट जब भी ओपन होता है तो आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, कहीं कोई नाम चेंज करना है, कलर चेंज करना है, ये आप कर सकते हो। लेकिन कोई और यूजर जो आपकी फाइल को, आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर रहा है, वो उसमें चेंजेस ना करें, आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ ले, देख ले अच्छे से, है ना, लेकिन उसमें यदि उसको कुछ एडिटिंग करना है तो वो एडिटिंग नहीं कर पाए, आपके डॉक्यूमेंट से कोई छेड़छाड़ ना करें, सिर्फ रीडिंग कर ले। तो इसके लिए हम हमारे डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। कैसे? हम हमारे डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट देखा है ना, पीडीएफ फाइल देखी है। पीडीएफ फाइल क्या होती है? बेसिकली पीडीएफ फाइल में जो भी डेटा होता है उससे सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को एज ए पीडीएफ भी सेव कर सकते हो। जैसे अभी हम जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसको .odt से सेव कर रहे हैं, ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट से सेव कर रहे हो। अब जब आपको इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव करना है, कैसे? पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो ये सेव एज टाइप वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर इस एरो पे, ये जो एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे ना तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, बहुत सारे फॉर्मेट दिख जाएंगे, जिसमें एक पीडीएफ होगा। इस पीडीएफ पे क्लिक कर लोगे तो अब जो आपका डॉक्यूमेंट आप सेव करने जा रहे हो, जिस नाम से आपने फाइल लिखी हुई है, वो पीडीएफ फॉर्मेट से सेव हो जाएगी। तो 3 तरीके से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। नॉर्मल सेव करना है ना, ओडीटी एक्सटेंशन के साथ, ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन के साथ। दूसरा, पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ सेव कर सकते हो। तीसरा, आप रीड ओनली डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हो पीडीएफ के साथ में। आप अपने डॉक्यूमेंट को एज ए पीडीएफ फाइल भी सेव करवा सकते हो, है ना। तो ये देखो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। ओके, नाउ सेविंग अ फाइल इन अ स्पेसिफिक लोकेशन। अब क्या होता है, जनरली आप जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो सेव एज डायलॉग बॉक्स में डॉक्यूमेंट्स वाला जो लोकेशन है वो डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। क्या? डॉक्यूमेंट्स वाला जो फोल्डर है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसी में ही क्रिएट करते चले जाते हो, वहीं सेव होते चले जाते हैं। सपोज आपको कोई डॉक्यूमेंट डी ड्राइव में, ई ड्राइव में या डेस्कटॉप पर सेव करवाना है, ठीक है। आपने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया वो उसके डिफॉल्ट लोकेशन पे सेव ना होकर डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव या फिर डेस्कटॉप या कोई और फोल्डर जो आपने क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर स्टोर हो जाए। तो इसके लिए आप सेव करते समय लोकेशन को भी सेट कर सकते हो। जब भी आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हो तो एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जब सेव कर रहे हो तो आप वहां लोकेशन को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। टू सेव अ फाइल इन अ फोल्डर अदर देन द डिफॉल्ट फोल्डर, देख लो, डिफॉल्ट फोल्डर में सेव ना करने की जगह यदि आप किसी और अदर फोल्डर में अपने फाइल को, डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो, दैट इज द फोल्डर दैट इज हाईलाइटेड इन दिस सेव इन डायलॉग बॉक्स। Click the down arrow of save in box to display drop down list of storage area, है ना। तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? ध्यान से देखो, ये जो आपको लेफ्ट साइड में शो हो रहा है ना, ये सेव एज डायलॉग बॉक्स है, वही जो मैं अभी आपको बता रही थी। इस सेव एज डायलॉग बॉक्स में देखो लेफ्ट साइड में आपको सारी लोकेशन विजिट हो रही है।
ओके ये क्या है, सारी लोकेशंस है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, माय फेवरेट, डेस्कटॉप, डाउनलोड, रिसेंट प्लेसेस, माय डॉक्यूमेंट, लाइब्रेरीज, म्यूजिक, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ऑडियो, वीडियो, जहां आपको सेव करवाना है वो या तो आप लेफ्ट साइड से सिलेक्ट कर लो, या फिर आप यहाँ टॉप पर जो सेव एज डायलॉग बॉक्स होता है इसके टॉप पर एक आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पे जब क्लिक करोगे ना तो भी आपको सारी लोकेशंस दिख जाएंगी, सी ड्राइव, डी ड्राइव, है ना, डेस्कटॉप, जहां आपको सेव करना है वहां आप यहां से लोकेशन सेट कर सकते हो। तो लोकेशन को सेट करने के बाद भी आप वैसे ही फाइल का नाम दो, या फिर आपको जो भी सेव एज टाइप सेट करना है वैसा टाइप सेट करो और सेव कर दो डॉक्यूमेंट को। क्लियर? कोई डाउट नहीं, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पर भी आप फाइल को सेव करवा सकते हो। सो क्लिक ऑन द नेम ऑफ द फोल्डर और ड्राइव इन विच यू वांट टू डॉक्यूमेंट टू बी सेव्ड। तो आपको उस फोल्डर को या फिर उस ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है जहां आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करवाना है। You may repeat the process of choosing folders, subfolders until you reach at your desired folder. जब तक आप किसी डिजायर्ड फोल्डर पे नहीं जाते हो तब तक आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेव करवाना है अपना जो डॉक्यूमेंट है, माय फाइल नाम का जो डॉक्यूमेंट है उसे डी ड्राइव में। अब डी ड्राइव में कहाँ सेव करवाना है? डी ड्राइव में एक यूजर नाम का फोल्डर है, उस फोल्डर में, और यूजर नाम के फोल्डर में भी एक और फोल्डर है, डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर। कौन सा? डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर। इसके अंदर आपको अपना जो है डॉक्यूमेंट सेव करवाना है जो आपने क्रिएट किया है माय फाइल नाम से। तो आप ये कंप्लीट पाथ सिलेक्ट कर सकते हो। यहां से राइट साइड से डी ड्राइव सिलेक्ट करना, डी ड्राइव के सारे फोल्डर्स विजिबल हो जाएंगे। सपोज ये यूजर वाला फोल्डर है, यूजर वाले फोल्डर पे चले जाना, इसके अंदर जैसे क्लिक करोगे तो फर्दर फिर सारे फोल्डर्स विजिबल हो जाएंगे। उसमें से आप अपना फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हो, नीचे फाइल का नाम देना, ओपन या सेव पे क्लिक कर देना, तो पर्टिकुलरली वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी उस जगह पर। नाउ की इन द नेम ऑफ फाइल इन द फाइल नेम बॉक्स। वही फिर आपको फाइल नेम बॉक्स में अपनी फाइल का नाम देना होगा यदि आप अपने डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंच गए हो तो। एट लास्ट फाइनली क्लिक ऑन द सेव बटन। नेक्स्ट टाइम यू सेव दिस फाइल अगेन आफ्टर वर्किंग ऑन इट यू आर नॉट सपोज टू गिव द फाइल नेम अगेन। अब देखो ऐसा भी है, एक बार आपने फाइल क्रिएट कर ली, जैसे सपोज आपने आज कोई फाइल बनाई, आपने सपोज अपने प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज बनाया, ठीक है, या आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया है और इस प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज डिजाइन किया है, ठीक है, जहां पे आपने अपने स्कूल का नाम लिखा है, यहाँ क्या लिखा आपने? स्कूल नेम, ठीक, बढ़िया तरीके से। उसी के साथ आपने यहाँ पर अपने स्कूल का लोगो लगाया है, ठीक है, और यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? प्रोजेक्ट का नाम, ओके, प्रोजेक्ट नेम, और साथ ही नीचे आपने सब्जेक्ट को भी स्पेसिफाई किया। नाउ यहाँ पे सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय, ठीक है, यहाँ आप नाम स्पेसिफाई कर दोगे। अब ध्यान से देखो, आपने ये एक बार बना दिया, इसको बढ़िया तरीके से सेव भी कर दिया, इसको आपने सेव भी कर दिया। सेव किससे करा? सेव किया आपने इसको फ्रंट पेज के नाम से, ठीक है, फ्रंट पेज के नाम से सेव कर दिया। तो आपने अभी यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखा था? सपोज ये आपने साइंस के लिए बनाया है। किसके लिए? साइंस के लिए। अब आपको मैथ का भी प्रोजेक्ट का बनाना है, मैथ प्रोजेक्ट का भी फ्रंट पेज बनाना है, तो क्या करोगे? दूसरा फ्रंट पेज फिर से डिजाइन करोगे। क्या करोगे? दूसरा फ्रंट पेज फिर से डिजाइन करोगे क्या? नहीं ना। क्या करोगे? अपनी इस फाइल को, फ्रंट पेज वाली फाइल को ओपन करोगे, यहां से इस साइंस को इरेज कर देना, यहां से सब्जेक्ट साइंस को इरेज कर देना, और क्या करोगे? क्योंकि फाइल तो आपकी ओपन है ही, फाइल तो आपकी क्रिएटेड है, पहले से फाइल क्रिएटेड है, बस आपने साइंस सब्जेक्ट हटाया और यहां पे इसकी जगह आपने सब्जेक्ट में मैथ कर दिया सेट। इवन आपने यहाँ प्रोजेक्ट का नाम भी बदल दिया, सब्जेक्ट का नाम बदल दिया, टीचर का नाम बदल दिया, ये 3 चीज बदल दी बस। क्यों? क्योंकि आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, एक बार आपने बना दिया, ये सारी चीजें वो सेव हो चुकी है फ्यूचर यूज के लिए। तो आपने एक बार बना दिया फ्रंट पेज, उसमें सारे चेंजेस कर दिए, ठीक है, एक बार क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप उसमें मल्टीपल चेंजेस कर सकते हो, आपको दोबारा वो फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या बताया मैंने कि यहाँ पर यदि एक बार आपने फाइल नेम देकर फाइल को सेव कर दिया तो दोबारा आपको फाइल नेम देने की जरूरत भी नहीं है, एक ही फाइल में आप मल्टीपल चेंजेस कर सकते हो, बस आपको सेव बटन पे हिट करना है, तो ये चेंजेस ऑटोमेटिकली सेम फाइल नेम के साथ में सेव होते जाते हैं। तो ये भी एक चीज है काम की जो समझना है कि जितनी बार आप सेव्ड फाइल को ओपन करते हो तो हर बार आपको नए फाइल नेम के साथ में उसे सेव करने की जरूरत नहीं है, सेम नेम की फाइल में ही आप मल्टीपल टाइम्स चेंजेस कर सकते हो, बस उन चेंजेस को सेव करते रहना पड़ेगा। एक बार फाइल क्रिएट कर दी, अब आपने साइंस की जगह में मैथ कर दिया, प्रोजेक्ट का नाम बदल दिया, टीचर का नाम बदल दिया, ठीक है, कुछ कलर वलर भी चेंज कर दिया, फिर कंट्रोल एस प्रेस कर दो, फाइल को सेव कर दो, जिससे वो चेंजेस सेव हो जाए उसी सेम फाइल में। तो वही लाइन लिखी हुई है, नेक्स्ट टाइम यू सेव दिस फाइल अगेन आफ्टर वर्किंग ऑन इट यू आर नॉट सपोज टू गिव फाइल नेम अगेन, it will be saved with the same name only. Okay,
चलिए, अब फाइल को सेव कर लिया, क्रिएट कर लिया, टेक्स्ट भी ऐड कर दिया, बढ़िया तरीके से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो चुका है, हमें इतना समझ में आ गया है। अब फाइल क्रिएट करने के बाद फाइल को क्लोज भी तो करना होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर चालू छोड़ दोगे डॉक्यूमेंट ओपन ही रहेगा। फाइल को सेव करने के बाद आप डॉक्यूमेंट को, फाइल को क्लोज भी करोगे। तो क्लोज करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करनी है? टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट ऑन विच यू वर वर्किंग, सिलेक्ट क्लोज फ्रॉम फाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू। वही फाइल मेन्यू, सेम अगेन बात कर रही हूं मैं, फाइल मेन्यू में ही आपको क्या मिलेगा? फाइल मेन्यू में ही आपको क्लोज ऑप्शन मिलेगा। इन केस यू हैव नॉट सेव्ड द डॉक्यूमेंट, राइटर विल प्रॉम्प्ट यू टू डू सो। मीन्स यहाँ पे दो चीजें हैं, ध्यान से समझना। क्या समझा रही हूं मैं? सपोज आपने फाइल पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुला जिसमें आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, यहाँ पे एक आपको क्लोज ऑप्शन भी मिलेगा। तो इस क्लोज पर जैसे ही क्लिक करोगे, इस क्लोज पर जैसे ही क्लिक करोगे तो दो कंडीशन आपके सामने होगी। पहली कंडीशन ये कि आप इस क्लोज पे क्लिक कर रहे हो बिफोर आपने फाइल को सेव कर दिया है, आफ्टर, है ना, कि आप इस क्लोज पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे आप फाइल सेव कर चुके हो तब क्लोज कर रहे हो, तब तो कुछ भी नहीं होगा, फाइल क्लोज हो जाएगी। क्या बताया मैंने? आपने फाइल क्रिएट किया, आपने पहले फाइल क्रिएट किया, उसमें टेक्स्ट ऐड किया, फिर आपने फाइल को सेव किया और सेव करने के बाद अब आप क्लोज कर रहे हो। तो ये स्टेप जब फॉलो किया तो फाइल क्लोज हो जाएगी। लेकिन यहां पर आपने फाइल को कभी सेव नहीं किया। सपोज आपने फाइल को यहां पर सेव नहीं किया और बिना सेव किए आप क्लोज कर रहे हो। बिना सेव किए यदि आप क्लोज करते हो तो आपको इस तरीके का एक मैसेज पूछा जाता है ना, ओपन ऑफिस राइटर के थ्रू। क्या? Do you want to save the changes in your file? Do you want to save the changes in your document? जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है, जिसे आप क्लोज करने वाले हो, क्या उसमें जो चेंजेस आपने किए उसको सेव करना है? क्या फाइल को सेव करना है क्लोज करने के पहले? तो वो आपसे वार्निंग मैसेज में पूछ रहा है कि क्या सेव करना है। यदि आपको फाइल सेव करना है तो आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है ना। फाइल को क्लोज करने के पहले यदि सेव करना है, चेंजेस भी सेव करना है तो सेव कर दो, और यदि नहीं सेव करना है तो डोंट सेव पे क्लिक कर दो। अब जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे, फाइल यदि पहले से सेव है, ठीक है, मतलब पहले से आपने फाइल नेम दिया हुआ है, तो फाइल सेव होके क्लोज हो जाएगी। और यदि रिसेंटली आपने फाइल क्रिएट की है तो आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस सेव एज डायलॉग बॉक्स में फिर जो स्टेप अभी मैंने बताई ना, सेव डायलॉग बॉक्स की क्या स्टेप होती है, फाइल नाम दो और फर्दर, वो सब आपको करना होगा। और यदि फाइल सेव नहीं करना है, आप चाहते हो कि चेंजेस कोई भी सेव ना हो, तो आप डोंट सेव पे भी क्लिक कर सकते हो। इसी के साथ एक कैंसिल ऑप्शन भी होता है। तो कैंसिल ऑप्शन इस ड्रॉप डाउन, सॉरी, ये जो मैसेज बॉक्स आपको दिखा है, इस मैसेज बॉक्स को क्लोज कर देगा। ना तो फाइल सेव होगी और ना फाइल में कोई चेंजेस आपके स्टोर होंगे। आई बात समझ में? तो सेव, क्लोज करने के लिए, फाइल को क्लोज करने के लिए दो कंडीशन यहां पर होती है। जब भी आप फाइल में जाकर क्लोज पे क्लिक करते हो, या फिर इसकी शॉर्टकट की मैं आपको बता रही हूं, इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F4। फाइल में जाकर क्लोज पर क्लिक करते हो या Alt+F4 को प्रेस करते हो। यदि चेंजेस आपने सेव नहीं किए हैं, फाइल आपने सेव नहीं की है, तो आपके सामने इस तरीके से एक मैसेज बॉक्स विजिबल होगा जो आपसे पूछेगा क्या आपको फाइल सेव करनी है, तो आप सेव पे क्लिक कर देना। और यदि आपकी फाइल पहले से आपने सेव की हुई है और फिर आप क्लोज कर रहे हो, तो ऐसा कोई मैसेज बॉक्स आपको विजिबल नहीं होगा, डायरेक्टली आपकी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। सो क्लिक ऑन दिस सेव if you want to save the document, discard the quit without saving and cancel to abort closing the document and continue working, right? देखो, सेव पे क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आप यहां से फाइल को सेव कर पाओगे, ठीक है। कैंसिल पे क्लिक कर दोगे या क्विट कर दोगे, आपकी डोंट सेव, आपको फाइल सेव नहीं करना है, तो आपकी फाइल सेव नहीं होगी। और यदि कैंसिल पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप कंटिन्यू अपनी फाइल को में वर्क कर सकते हो, फाइल आपके सामने ओपन ही रहेगी, ठीक है। चलिए, एग्जिटिंग राइटर, अभी तो हमने राइटर पर, ये ओपन ऑफिस राइटर है, ठीक है, ये ओपन ऑफिस राइटर की विंडो है जहां पर ये डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया। इस डॉक्यूमेंट को कैसे क्लोज करना है वो सीखा है ना, जिसके लिए हमने फाइल ऑप्शन पर क्लोज पर क्लिक किया है, तो ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। अब यदि आपको क्या करना है, आपको ये पूरा राइटर ही बंद करना है, ये पूरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही बंद करना है।
ठीक है, तो क्या करोगे, फाइनल स्टेप ऑफ एवरी राइटर सेशन इज टू एग्जिट राइटर, तो आपको यहाँ पे राइटर से एग्जिट करना पड़ेगा। नेवर टर्न ऑफ योर कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द राइटर, इस सॉफ्टवेयर को बंद किए आप कभी भी कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली बंद मत करना। ये एक तरीका होता है, अच्छा तरीका, गुड हैबिट कहते हैं कि जितने भी एप्लीकेशंस आपने ओपन किए हुए हैं पहले आप उन्हें बंद करो, उन्हें क्लोज करो और फिर ही आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन करो, ठीक है। सो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि नेवर टर्न ऑफ योर कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग दिस राइटर सॉफ्टवेयर एज दिस कुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वन और मोर डॉक्यूमेंट्स। तो इस केस में यदि आप डायरेक्टली बंद कर देते हो तो हो सकता है जो डॉक्यूमेंट ओपन हो, या हो सकता है कि उसमें जो आपने चेंजेस वगैरह किए हो, या हो सकता है कि आपका राइटर सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो जाए, जो डॉक्यूमेंट है उसमें चेंजेस हो जाए, उसके डेटा लॉस्ट हो जाए। इसलिए कहते हैं कि हमेशा सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जब भी काम करते हो तो सॉफ्टवेयर को बंद करो, उसके बाद सिस्टम टर्न ऑफ करो। बिल्कुल वैसे यदि कहीं आप लॉग इन कर रहे हो ईमेल आईडीज वगैरह में या किसी वेबसाइट पे, तो पहले आप लॉग आउट हो जाओ, देन उसके बाद में आप चीजों को क्लोज करो, ठीक है। नाउ एग्जिट फ्रॉम राइटर, यदि इस राइटर सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है, अब अभी तो डॉक्यूमेंट को क्लोज करना सीख लिया, सो यू नीड टू चूज एग्जिट फ्रॉम फाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब देखो फाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू में तो क्लोज भी होता है और वहीं एग्जिट भी होता है, दोनों ऑप्शन होते हैं। क्लोज एग्जिट दोनों के मतलब ध्यान से समझ लो, ठीक है। फाइल मेन्यू पे जब क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पहला मिलता है न्यू, जिससे आप नई फाइल को क्रिएट कर सकते हो, है ना। दूसरा मिलता है यहाँ पर ओपन, जिससे आप एग्जिस्टिंग फाइल जो आपने क्रिएट की हुई है उसे ओपन कर सकते हो। तीसरा होता है यहाँ पे सेव, जिसमें आपने जो फाइल क्रिएट की है उसे आप सेव कर सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। वहीं एक सेव एज ऑप्शन भी होता है, ठीक है। सेव एज से क्या होता है, सेम फाइल को आप अलग अलग नाम से सेव करवा सकते हो। यहाँ पे होता है एक क्लोज, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं। और एट लास्ट आपको एक मिलता है एग्जिट, इस एग्जिट से क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही क्लोज हो जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है जो मैं यहाँ बता रही हूँ कि क्लोज से डॉक्यूमेंट क्लोज होता है, ओपन ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट जिसपे आप काम कर रहे हो, और एग्जिट से पूरा सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। आ गई बात समझ में अच्छे से। ऑल्ट F4 शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसके थ्रू आप पूरे सॉफ्टवेयर से बाहर आ सकते हो। तो ये ओपन ऑफिस राइटर का विंडो है, जहां पर टॉप पे आपको यहाँ पे 3 कंट्रोल बॉक्स दिखते हैं, जिसमें ये वाला जो क्रॉस बटन होता है ना, कौन सा वाला, ये जो क्रॉस बटन होता है, इससे भी आप सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हो, ठीक है। या ऑल्ट F4 शॉर्टकट की तो होती ही है। आ गई मेरी बात समझ में अच्छे से, क्या समझाया मैंने यहाँ पर, है ना। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिनिश हो गया हमारा वीडियो, जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने कैसे आपको ओपन ऑफिस राइटर पर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, सेव करना है, ठीक है। और साथ ही आप ओपन ऑफिस राइटर पे डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे कर सकते हो, उसमें टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हो, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। फाइल को कैसे क्लोज करना है, सॉफ्टवेयर को कैसे क्लोज करना है। तो अभी हमने बहुत बेसिक सी चीज कंप्लीट कर ली है। इसका प्रैक्टिकल जरूर करके देखना, बहुत बेसिक चीज है। होप आप यदि MS वर्ड पे काम कर चुके हो तो ये भी आपको बहुत ईजी लगेगा, और नहीं भी काम किया है तो आपको सारी स्टेप्स अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। एंड डोंट वरी अबाउट दिस, हम इसका प्रैक्टिकल भी बहुत जल्दी देखेंगे, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K12 बल्कि CBSE इन इंग्लिश मीडियम, CUT, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड और अब तो MP बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा रहा है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। इसी के साथ आप सारे वीडियो लेक्चर्स को ना सिर्फ यूट्यूब प्लेलिस्ट बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। रिमेंबर, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। आप इससे रिलेटेड बुक्स, ई बुक्स या नोट्स, ई नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हो। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना है सो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे पेजेस को। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके और आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डोंट मिस दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच।